वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड साइकिल से रिलेटेड एमसीक्यूज। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल। निम्नलिखित में से व्यापार चक्र की विशेषता है। सबसे पहला पॉइंट है आपका सामयिक या समय से संबंधित है, सही है। रिलेटेड टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप समझ सकते हैं कि जिसके पास पैसा है वो अर्थव्यवस्था को चला रहा है। प्राइवेट कंपनीज आप रिलेट कर सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जब अर्थव्यवस्था में उनका दबदबा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा है फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है तो उनमें उच्चावचन आता है। तो ये तीनों की तीनों इसकी विशेषता है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टर्निंग पॉइंट ऑफ ट्रेड साइकिल। व्यापार चक्र का मोड़ बिंदु क्या कहलाता है। तो व्यापार चक्र आपको पता होगा, मान लीजिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है और व्यापार चक्र आपका इस तरीके से रहता है। तो जो मोड़ बिंदु है यानी कि जहाँ से वो एक फेज चेंज करके एक अवस्था अपनी त्याग करके दूसरी अवस्था में प्रवेश कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं मोड़ बिंदु। तो यहाँ से भी वो हो रहा है, जैसे इस अवस्था में अभी तक चल रही थी, अब वो चेंज करके दूसरी अवस्था में आ रही है। यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो जो सबसे ऊपरी बिंदु रहती है उसको हम लोग बोलते हैं पीक यानी कि शिखर बिंदु, और दूसरा जो निचला पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफ, गर्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीक एंड गर्त। आपका क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो टर्निंग पॉइंट होता है उसमें जो टॉप वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं शिखर, पीक बोलते हैं। और जो निचला बिंदु रहता है जहाँ से आपका रिकवरी वाला फेज स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफ, हिंदी में बोलते हैं गर्त। तीसरा क्वेश्चन है, इन बूम पीरियड तेजी की अवस्था में बेरोजगारी घटती है, कीमतें घटती है, मांग घटती है, उपरोक्त सभी। तो बेरोजगारी की जब अवस्था आती है तो उस समय पे कीमतें बढ़ रही होती हैं, मांग भी आपका बढ़ रहा होता है और रोजगार बढ़ रहा होता है यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होता है। और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आपका जो बेरोजगारी है वो कम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसमें कह क्या रहा है कि यहाँ पर बेरोजगारी घट रही है क्योंकि रोजगार बढ़ रहा होता है, और कीमतें घट रही हैं ये गलत है क्योंकि कीमतें बढ़ रही होती हैं और मांग भी बढ़ रहा होता है। बूम पीरियड आपका ये जो फेज़ होता है इसी को हम लोग कहते हैं जहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से हो रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग द इकोनॉमी इज सेट टू बी। जब सभी आर्थिक क्रियाएं घट रही हों तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे। तो जब मान लीजिए ये जो आपका फेज है, थोड़ा गलत तरीके से बना है लेकिन तभी भी, जहाँ पे ये डाउन की तरफ शिफ्ट हो रहा है उस समय उसको हम लोग कहते हैं संकुचन, क्योंकि यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। जो फोर्सेस होते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहती हैं वो अपने आप को सिमटाने लगती हैं, बहुत तेज़ी से आपकी आर्थिक गतिविधियां नहीं हो रही होती हैं। तो इस फेज़ को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन की अवस्था। जब आर्थिक गतिविधियां घट रही हों तो संकुचन है, और जब आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हों तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्तार। नेक्स्ट है, इन लॉन्ग रन इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाई। दीर्घ अवधि में महंगाई का कारण क्या होता है। तो जब लॉन्ग पीरियड की हम लोग बात करें, और महंगाई तभी होता है जब बहुत ही ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाए, यानी कि बाजार में मुद्रा में वृद्धि जब होती है, तो जब मुद्रा की सप्लाई बहुत ज़्यादा होने लगती है तो जो उनकी वैल्यू होती है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है। जब और डाउन जैसे ही एक पर्सन की परचेजिंग पावर यानी कि क्रय करने की शक्ति कम होती है, वैसे ही आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन स्टार्ट होता है, महंगाई का दौर स्टार्ट होने लगता है। जैसे आप 100 रुपये में आज 10 पेन खरीद सकते हैं, कल को वही एक पेन 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं महंगाई, क्योंकि मुद्रा बहुत अधिक मात्रा में बाजार में आ जाता है जिसकी वजह से उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है। तो इन लॉन्ग रन इन्फ्लेशन आपका मुद्रा में मुद्रा पूर्ति की वृद्धि से ही होता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ बिजनेस साइकिल द प्राइमरी कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल इज। तो जो वास्तविक व्यापार चक्र मॉडल है उसमें बताया गया है कि जो व्यापार चक्र है उसका
पहला कारण क्या है, मतलब सबसे अधिक किस चीज़ से वो प्रभावित हो करके और चेंजेस उसमें आते हैं, जो आपके ये साइकिल चल रहा होता है वो किसकी वजह से आता है। तो वास्तविक, आप नाम से याद कर सकते हैं कि रियल लाइफ बिजनेस साइकिल कहता है कि जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जब लोगों को टेक्नोलॉजिकल शॉक्स लगते हैं, तो उससे हमारी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ट्रॉफ ऑफ अ बिजनेस साइकिल अकर्स व्हेन डैश हिट इट्स लोएस्ट, यानी कि व्यापार चक्र जब गर्त में होता है तब कौन सी चीज़ अपने न्यूनतम पर होती है। तो गर्त का मतलब क्या है कि व्यापार चक्र का सबसे निचला भाग, यानी कि ये वाला पॉइंट। और निचले भाग पर कब पहुंचेंगे हम, जब आर्थिक गतिविधियां, जो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अपने न्यूनतम पर है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब न के बराबर हो जाती हैं तब आपका ट्रेड साइकिल गर्त की अवस्था में पहुंच जाता है। वहीं पर आर्थिक गतिविधियां जब तेज़ी से हो रही होती हैं तो वो जो सबसे ऊपरी पॉइंट पे पहुंच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बूम, यानी कि या फिर बोल सकते हैं आप पीक पीरियड। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल्स आर, उद्योग जो व्यापार चक्र के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं वे हैं, यानी कि कौन से ऐसे उद्योग हैं जहां पर व्यापार चक्र बहुत अधिक प्रभाव डालता है। तो बहुत अधिक प्रभाव आपका पड़ता है कैपिटल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स में, यानी कि जो पूंजी है, जैसे आपका प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, और टिकाऊ वस्तुएं हो गई। जैसे कुछ सामान ऐसे हम लोग घर में लेके आते हैं जो बहुत साल तक चलने वाला होता है, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, तो इन सब पे व्यापार चक्र का प्रभाव अधिक पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेरिकन बिजनेस साइकिल इवेंट ऑफ द 20th सेंचुरी वर, 20वीं सदी की दो सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी व्यापार चक्र घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो आपका वर्ल्ड वॉर 2 हो गया और जो द ग्रेट डिप्रेशन था, वो दोनों आपके सबसे अधिक मतलब बोल सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस साइकिल का फेज था अमेरिका के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, वर्ल्ड वॉर 2 और आपका ग्रेट डिप्रेशन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, द ग्रेट डिप्रेशन सपोर्ट बाय इकोनॉमी इन विच ईयर, ग्रेट डिप्रेशन का समय कब आया था। तो ये आपका चला था 1929 से 1933 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका मानेंगे, सब लोग कहते हैं कि तीसा की मंदी थी, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था वो 1929 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन लोग मानते हैं कि 30 से वो अपनी चरम सीमा पर था और सबसे अधिक अगर लॉस हुआ था तो 1930 से प्रारंभ हुआ था वो लॉस होना। तो अगर क्वेश्चन में आपके 1929 दिया रहे और 30 दिया रहे, 33 दिया रहे, तो आप 1929 को टिक करिएगा। यहाँ पर 30 दिया हुआ है, 1930 को हम लोग टिक कर सकते हैं। वो क्वेश्चन को अगर हिंदी में बोलें तो अवसाद की अवधि कब प्रारंभ हुई थी, द ग्रेट डिप्रेशन कब से स्टार्ट हुआ था, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4 फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र की अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं जो हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन कौन सा पॉइंट है ये आपको बताना है। तो आप अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से वो दे सकता है। सबसे पहले अगर इस तरीके से हम बात करें तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी, इस पॉइंट को बोलते हैं पीक। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, इसका मतलब होता है शिखर। फिर आता है आपका रिसेशन, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे ये लाइन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के नीचे वो चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। और सबसे लास्ट में अगर निचले पॉइंट पे पहुंच जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफ। और जब रिकवर होना स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पुनरुत्थान या फिर रिकवरी का फेज। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जिस तरीके से आंसर आपका दिया हुआ है कि सबसे पहले पीक का समय आया, फिर वो डाउन हुआ, डिप्रेशन का समय आया, फिर सबसे निचले पॉइंट पे पहुंचा ट्रॉफ पर, फिर उसके बाद वो रिकवरी वाले फेज पर पहुंच गया। आप बाकी वो जो प्रॉस्पेरिटी वाला है वो भी याद कर लीजिएगा। प्रॉस्पेरिटी है, फिर उसके बाद पीक पॉइंट आता है, रिसेशन आता है, फिर उसके बाद डिप्रेशन आता है, फिर उसके बाद ट्रॉफ आता है, फिर रिकवरी आती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट फेज आफ्टर एक्सपेंशन, विस्तार के अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है। शीर्ष,
संकुचन, अनुप्रवाह या पुनरुत्थान। तो विस्तार आपको पता है, ये जो प्रॉस्पेरिटी का समय होता है इसी को हम लोग बोलते हैं विस्तार। तो विस्तार के बाद क्या आएगा, ये पीक पॉइंट आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। और यहीं पर मैं पूछूं कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या आएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद आता है आपका ट्रॉफ, और ट्रॉफ के बाद तो पुनरुत्थान। आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस साइकिल आर, व्यापार चक्र है ईच यूनिक बट ऑल हैव अ सिंगल कॉज, जितने भी हैं वो अद्वितीय हैं लेकिन सभी के एक ही कारण हैं। सब एक जैसे हैं लेकिन उनके अलग अलग कारण हैं। सब समान तो हैं, उसके साथ साथ जो उनके कारण है वो भी एक ही जैसे हैं, समान है लेकिन उनके कई कारण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो बिजनेस साइकिल होता है, जो ट्रेड साइकिल होता है, वो आपका एक ही जैसे रहता है, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसा कारण हो जिसकी वजह से आपका वो चेंज हो रहा हो। जो ये चक्र आपका चल रहा है वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि एक ही कारण से हो। कभी आपका बाढ़ की वजह से हो सकता है, कभी मनी सप्लाई की वजह से हो सकता है, अभी कोरोना टाइम चल रहा था तो उसकी वजह से हो सकता है। तो कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो साइकिल होता है वो हमेशा सेम रहेगा कि पहले प्रॉस्पेरिटी आएगा, फिर बूम आएगा, फिर उसके बाद रिसेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, फिर ट्रॉफ आएगा, फिर रिकवरी आएगी। तो ये हमेशा सेम रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी सिमिलर होता है, लेकिन उसके जो कॉजेज हैं, जो उसके कारण हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, दीर्घ अवस्था में मुद्रास्फीति किसके कारण होती है। तो दीर्घ अवस्था में आपकी, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि दीर्घ अवस्था में मनी सप्लाई की वजह से आपका इन्फ्लेशन होता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस साइकिल हैव बीन टर्म्ड एज अ प्योर मॉनेटरी फिनोमेना बाय, किन्होंने कहा था कि जो व्यापार चक्र है, चाहे जो व्यापार चक्र में चेंजेस आते हैं, जो साइकिल उसका चल रहा होता है, वो शुद्ध मौद्रिक घटना है, यानी कि सिर्फ मुद्रा की वजह से ही वो प्रभावित होता है। तो ये कहते हार्ट्रे, जब इनका आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, चाहे जब उनके बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हार्ट्रे ने कहा कि जो बिजनेस साइकिल है, बिजनेस साइकिल इज़ प्योर मॉनेटरी फिनोमिना। अगर मुद्रा नहीं है, चाहे मुद्रा व्यवस्थित है, तो ट्रेड साइकिल में बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुद्रा की वजह से ही ट्रेड साइकिल आपका चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है द एक्सपोनेंट ऑफ ओवर एप्रोप्रिएशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज, व्यापार चक्र के अति विनियोग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो आप ओवर इन्वेस्टमेंट ये वर्ड भी यूज़ कर सकता है और ओवर एप्रोप्रिएशन दोनों वर्ड यूज़ कर सकता है। हिंदी में आपका सेम है अति विनियोग सिद्धांत। तो अति विनियोग सिद्धांत दिए थे हेक, हिंदी में इसको लिखते हैं हेयक और इंग्लिश में HAYEK। नेक्स्ट है द एक्सपोनेंट ऑफ इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र का नवाचार सिद्धांत किसने दिया था। तो स्कुम्पिटर, जो शुम्पिटर हैं, उनको नवाचार सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। शुम्पिटर, हिंदी में मैंने इसको इसलिए नहीं टाइप किया क्योंकि नाम चेंज तो होता नहीं है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, सेम तरीके से नाम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है द एक्सपोनेंट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र का गुणक और त्वरक सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिए थे सैमुएल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया है। तो व्यापार चक्र का आधुनिक सिद्धांत दिए हैं हिग्स। इसको हम लोग हिग्सियन अप्रोच भी बोलते हैं, हिग्स की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 20 है हु गेव बिजनेस ट्रेड साइकिल फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले व्यापार चक्र को किसने दिया था। तो ये दिए थे क्लीमेंट जुगलर। क्वेश्चन नंबर 21, ये सब याद करने वाला है, इसके अंदर मुझे कुछ समझाना नहीं है, तो आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन करके अपने कॉपी पे कहीं रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके जो फेजेस हैं और उसके बाद दूसरा कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी, किन्होंने लिखा था, चाहे किसकी बुक है। तो जैसे ये है हु रोट अ ट्रेटिस ऑन मनी बुक, अ ट्रेटिस ऑन बुक किसने लिखी है। तो ये लिखे हैं आपके किन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बिजनेस साइकिल रिफर्स टू, व्यापार चक्र से आशय क्या है? संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन, अप्स एंड डाउन्स इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्लाइनिंग सेविंग, बचत में कमी। तो जो आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन होता है, व्हेन देयर इज चेंज इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी देन वी कॉल इट एज ट्रेड साइकिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा करके कैसे भी आपका पूछ सकता है, तो आपको बस क्वेश्चन समझना है, आंसर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल द ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र को नियंत्रित करने के कौन कौन से उपचार हैं? मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, भौतिक नियंत्रण, फिजिकल कंट्रोल, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आप चाहें तो बैंक रेट मतलब आरबीआई बैंक रेट से जो भी अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, आपकी गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी से, फिर हम लोग फिजिकल कंट्रोल करके हम लोग चाहें तो ट्रेड साइकिल को नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब बहुत अधिक नुकसान ना हो, इस चीज़ को हम लोग बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हु रोट अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र के सिद्धांत में योगदान किसने लिखा है? ये लिखा था आप 1950 में लिखे थे हिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्स के राइटर और थ्योरी के राइटर दोनों आप याद कर लीजिएगा, उसमें मुझे कुछ समझाने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है अकॉर्डिंग टू विक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, विक्सेल के अनुसार निम्नलिखित में से व्यापार चक्र का कारण कौन सा है? तो विक्सेल ने मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, यानी कि उन्होंने बोला कि मौद्रिक कारण और गैर मौद्रिक दोनों मिल करके व्यापार चक्र को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बोथ। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए हों और ट्रेड साइकिल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। एक दो क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो, तो वो आप पढ़ सकते हैं कहीं और से भी, और इसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना होगा तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियोस बना दूंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।